Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों पर हम विचार कर रहे हैं और हमने इसके पहले पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के पढ़ने के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में देखा। सोफिस्टों के लेखन पर या उनके विचारों पर हमने चर्चा की। उसके बाद हम लोगों ने सुकरात के विचारों को देखा और प्लेटो की रचना संसार में भी हमने प्रवेश किया और विशेष रूप से न्याय के उनके लेखन पर हमने गहराई से विचार किया। आज हम अरस्तु या एरिस्टोटल पर विचार करेंगे। जब हम अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आम तौर पर अरस्तु का नाम एरिस्टोटल ही लिखा होता है, लेकिन अपने स्कूल के दिनों से ही मैंने यह देखा है कि हिंदी की पुस्तकों में उन्हें अरस्तु के नाम से उल्लेख किया जाता है। तो जब भी हम एरिस्टोटल शब्द को सुनते हैं, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए कि वो अरस्तु के लिए है। उसी तरीके से सोक्रेटिस के बारे में भी यही बात सच है, जिन्हें हिंदी में सुकरात कहा जाता है। यह भी अपने आप में एक अनुसंधान का विषय हो सकता है कि आखिर यह नाम कब और क्यों हिंदी में इस तरीके से लिखे जाने लगे। यह ठीक उसी तरीके से है जैसे बहुत पुरानी पुस्तकों में प्लेटो को अफलातून कहा जाता था। बहरहाल आज के दौर में जो पुस्तकें लिखी जाती हैं उसमें प्लेटो ही लिखा जाता है। अलेक्जेंडर को सिकंदर कहा गया। तो ये सारी चीज़ें कुछ अनुसंधान की मांग करती हैं कि आखिर ये कब से चीज़ें शुरू हुई। लेकिन आज जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि हम अरस्तु के विचारों को बहुत ही गहराई से समझें। कम से कम इस बात को समझने का प्रयास करें कि जो एक दार्शनिक आधार है अरस्तु के लेखन का वो क्या है, और हम यह समझने का प्रयास करें कि वो जो सिटी स्टेट की नागरिकता है उसको वो किस रूप में देखते हैं, वो आदर्श शासन व्यवस्था के बारे में अपने विचारों को कैसे रखते हैं। तो आज की पूरी परिचर्चा में हम इन कुछ खास बिंदुओं को तलाशने की कोशिश करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। अरस्तु के बारे में हमें यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि वो एक ऐसे राजनीतिक दार्शनिक या ऐसे राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में हमारे सामने हैं जिनके लेखन का आज के सिद्धांतकारों पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव है, और वे उनके द्वारा, ख़ास तौर पे उनके द्वारा प्रस्तुत नागरिकता के विचारों का काफ़ी अनुसरण करते हैं या उससे प्रेरणा लेते हुए अपने तर्कों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज की जो पूरी परिचर्चा हम करेंगे उसमें हम प्रस्तावना की बात करेंगे, जिसके बारे में कुछ बातें तो मैं अभी कह चुका हूँ, और उसके बाद हम अरस्तु का जीवन परिचय और उनके संदर्भ को देखेंगे। फिर प्लेटो और अरस्तु की अध्ययन पद्धति में अंतर को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अरस्तु का सद्गुण का विचार कैसा रहा है उसके बारे में हम विचार करेंगे, और ख़ास तौर पे यह देखेंगे कि सुकरात और प्लेटो से वो किस तरीके से भिन्न हैं। और उसके बाद जिसे गुड लाइफ अरस्तु ने कहा, उस गुड लाइफ की तलाश में वो परिवार, गांव और नगर राज्य या पोलिस की अवधारणा कैसे प्रस्तुत करते हैं उसको हम देखेंगे। और इसके बाद संविधान का जो अरस्तु का वर्गीकरण है और उसमें वो जो पॉलिटी या सुशासन तंत्र को जो स्थान देते हैं उस पर हम विचार करेंगे। और फिर हम अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत और एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में पॉलिटी को देखेंगे कि किस तरीके से अरस्तु पॉलिटी को एक अस्थायी व्यवस्था का स्रोत मानते हैं। और उसके बाद हम न्याय के बारे में अरस्तु के विचारों को देखेंगे। कुछ जो सीमाएं हैं अरस्तु के लेखन की उस पर विचार करेंगे, और फिर निष्कर्ष के रूप में कुछ बिंदुओं को मैं आपके सामने रखूँगा। जो अरस्तु के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि एथेंस में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन वो मुख्य रूप से एथेंस के निवासी नहीं थे। अरस्तु का जन्म मैसिडोनिया के निकट स्टाइग्रा में हुआ था 384 ईसा पूर्व में। उनके पिता एक चिकित्सक थे और आरंभ में अरस्तु का रुझान भी इसी तरफ था। अरस्तु के पिता मैसिडोनिया के राजा एमेंटास III के चिकित्सक थे। इनके बाद 359 ईसा पूर्व में फिलिप वहाँ के शासक बने। यह माना जाता है कि अरस्तु कुछ वर्षों तक उनके पुत्र अलेक्जेंडर
के शिक्षक के रूप में नियुक्त रहे और ये अलेक्जेंडर वही हैं जिन्हें बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान के रूप में जाना जाता है। अरस्तु 17 वर्ष की उम्र में उच्चतर शिक्षा के लिए स्टाइग्रा से एथेंस आ गए और यहाँ उन्होंने प्लेटो की एकेडमी, जो कि उनकी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया और वो प्लेटो के एक हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक थे। और एकेडमी में वो 347 ईसा पूर्व तक रहें और जब तक कि प्लेटो की मृत्यु नहीं हुई। प्लेटो की मृत्यु के बाद उन्होंने एथेंस छोड़ दिया क्योंकि एकेडमी में जो नए निदेशक बने थे उनके कार्य से अरस्तु काफ़ी हद तक सहमत नहीं थे, उनकी कार्य पद्धति से। और इसके बाद कुछ वर्षों तक वो एशिया माइनर में रहें और फिर मैसेडोनिया की राजधानी पेला गए और वहाँ 6 वर्षों तक रहें। फिलिप के पुत्र अलेक्जेंडर के शिक्षक के रूप में उन्होंने इसी समय काम किया। 335 ईसा पूर्व में वे एथेंस वापस आ गए और उन्होंने अपने स्कूल या अपने जिसको कह सकते हैं शिक्षण संस्थान लीशियम की स्थापना की। उस समय अधिकांश ग्रीक नगर राज्यों की तरह एथेंस भी मैसेडोनिया के अधीन था। 323 में अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद एथेंस के लोगों ने मैसेडोनिया के खिलाफ बगावत कर दी, क्योंकि अगर हम अलेक्जेंडर के इतिहास को देखेंगे तो उनका लक्ष्य था कि वो दुनिया के अधिकांश या पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लें। तो निश्चित रूप से उसका पहला शिकार जो ग्रीक नगर राज्य थे वही बने और जो एथेंस था वह भी मैसेडोनिया का गुलाम हो चुका था। और जब अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई तो वहाँ के लोगों ने बगावत की और चूँकि अरस्तु भी अलेक्जेंडर से जुड़े हुए थे इसलिए वह भी इस बगावत की चपेट में आ गए और उन्हें एथेंस को और अपने शिक्षण संस्थान लेसियम को छोड़कर भागना पड़ा और फिर वो काफ़ी समय तक निर्वासन में रहें, तकरीबन 1 वर्ष तक। और उस 1 वर्ष के निर्वासन के दौरान ही 322 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। अरस्तु एक बहुत ही हम कह सकते हैं जीवंत और शानदार लेखक थे। उन्होंने विविध विषयों पर लिखा और उनके लेखन का संसार काफ़ी बड़ा है। अगर हम उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो उसमें मेटाफिजिक्स, फिजिक्स, रेटोरिक, पोएटिक्स, यूडेमियन एथिक्स, पॉलिटिक्स, निकोमाइकियन एथिक्स, दी एनिमा और दी इंटरप्रिटेशने सम्मिलित हैं। अभी जो मैंने नाम कुछ पुस्तकों के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि ये कालक्रम या क्रोनोलॉजी के अनुसार हैं। मिसाल के तौर पर निकोमाइकियन एथिक्स को पहले अरस्तु ने पूरा किया और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स को लिखा था। तो अगर हम अरस्तु के विचारों को देखेंगे या उसके बाद के प्रभाव को देखेंगे तो एक बात हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि अरस्तु एक ऐसे दार्शनिक के रूप में थे जिन्हें मध्य युग में के जो शासक थे, ईसाई शासक, उन्होंने उनके विचारों को दबाने की कोशिश की। प्लेटो के विचार या सुकरात के विचार काफ़ी हद तक जो मध्य युग का दर्शन था, खासतौर पर जो ईसाई दर्शन था, उससे अपने अनुकूल लगा, लेकिन अरस्तु के विचारों को दबाने की कोशिश की गई और उनके विचारों पर उनकी उपेक्षा की गई, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और बाद में फिर 1240 से 1280 के बीच अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स और निकोमाइकियन एथिक्स का अनुवाद मिलने लगा और विद्वानों के बीच इन विचारों की चर्चा होने लगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आगे मैं थोड़े विस्तार से इस पर बात करूँगा कि आधुनिक दौर में अरस्तु का प्रभाव काफ़ी बढ़ा। बहुत सारे लेखकों ने या बहुत सारे दार्शनिकों ने अरस्तु के विचारों को आधार बनाकर अपने राजनीतिक दर्शन को आगे बढ़ाया और बहुत सारे ऐसे विचारक भी हुए जिन्होंने इनकी तीखी आलोचना की, लेकिन ये प्रासंगिक बने रहे। अब अगर हम प्लेटो और अरस्तु की अध्ययन पद्धति की बात करते हैं तो मैंने जो हमने पिछली चर्चा की थी प्लेटो के बारे में, उसमें हमने यह कहा था कि प्लेटो फॉर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अरस्तु के कुछ लेखन पर हम प्लेटो का प्रभाव देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो प्रोटेप्टिकस उनकी एक आरंभिक कृति थी, उसमें उन पर प्लेटो का प्रभाव है, लेकिन बाद की कृतियों में वे प्लेटो की पद्धति से पूरी तरह से अलग हट जाते हैं। जो प्लेटो ने फॉर्म या रूप का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था, अगर बहुत ही संक्षेप में मैं उसको दोहराऊं तो, कि जो भी दुनिया में हम देखते हैं वो सब प्रतिबिंब या छाया के रूप में है और जो असली फॉर्म या असली ज्ञान है वह ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में अनुभव से परे जो दुनिया है वहाँ स्थित है और हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब प्रतिबिंब है, वो सब असली ज्ञान नहीं है। तो अरस्तु ने
अरस्तू की ने नहीं बल्कि प्लेटो ने यह कहा कि अगर हम वास्तव में ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो हमें उस फॉर्म को समझना होगा। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे फॉर्म को मिलाकर गुड का की अवधारणा बनती है और उस गुड की अवधारणा को वही समझ सकता है जो कि एक निश्चित स्तर तक अमूर्त ज्ञान हासिल कर पाया हो। और फिर इसी के आधार पर वो अपनी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, इसी के आधार पर वो दार्शनिक राजा की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। जो अरस्तू हैं उन्होंने इसके परे दूसरी अवधारणा सामने रखी और उन्होंने यह कहा कि जो फॉर्म होता है वह किसी वस्तु या व्यक्ति के भीतर होता है और उसके अनुसार ही उसी फॉर्म के अनुसार चीज़ें विकसित होती हैं। तो इस रूप में अरस्तू ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अरस्तू यह मानते हैं कि अगर हमें यथार्थ को जानना है, वास्तविकता को समझना है, तो उसके लिए किसी अनुभवातीत या अनुभव से परे जो दुनिया है वहाँ जाने या उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम वास्तविक व्यवहारों के अध्ययन के द्वारा ही उसे समझ सकते हैं। और उनकी यह अध्ययन पद्धति इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसमें इसी आधार पर बेहतर संविधान क्या हो सकता है, इसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर अपने समय के 158 संविधानों के बारे में सूचना एकत्रित की थी। और अरस्तू यह कहना चाहते हैं कि अगर हम एक पेड़ के बारे में समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी अमूर्त ट्रीनेस को समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उस पेड़ की स्थिति पर ध्यान देना होगा जो बीज से विकसित होकर वास्तविक रूप में पेड़ बनता है। तो अगर हम बीज को बार बार देखें, उसके विकास को देखें, तो हम देखेंगे कि अगर उसे स्वाभाविक रूप से विकास करने का मौका मिलता है तो वो पेड़ के रूप में विकसित होता है। अरस्तू का कहना है कि इसी तरीके से बार बार अवलोकन करने से हम वस्तुओं के विकास को समझ सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कोई वस्तु अपनी बदलती स्थिति से अपनी वास्तविकता की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम ये देखें कि यथार्थ बीज का क्या है, तो बीज के यथार्थ में लगातार परिवर्तन होगा, लेकिन उसका जो अंतिम साध्य है या उसकी जो एक अंतिम स्थिति है वहाँ तक वो किस तरीके से पहुँचता है या वह रूप कौन सा है, उसको हम बार बार अवलोकन के द्वारा देख सकते हैं। यदि हम एक आम के फल को देखते हैं तो एकदम से यह नहीं कह सकते हैं कि इसकी अंतिम वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन बार बार इसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है। इससे यह बात भी सामने आती है कि यदि अनुकूल स्थितियां मिलें तो वो या कोई भी वस्तु, आम का पेड़ या कोई और पेड़ या कोई व्यक्ति वास्तविक विकास कर सकता है। और इस संदर्भ में वो टेलियोलॉजी की एक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। टेलियोलॉजी की जो अवधारणा है उसमें हिंदी में हम उसको उद्देश्यमूलक होना कह सकते हैं। उसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु की एक अपनी टेलियोलॉजी या एक उसका एक अंतिम साध्य होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। और अगर हम उस वस्तु को या उस व्यक्ति को या किसी अन्य चीज़ को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देते हैं तो वह अपने उस साध्य तक पहुंचता है। और हम यह कैसे समझ सकते हैं कि उसका साध्य या उसकी अंतिम स्थिति क्या है? हम बार बार अवलोकन करके, बार बार देखकर इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमें यह समझना है कि एक मनुष्य जो बच्चे के रूप में जन्म लेता है वो वास्तव में अंतिम रूप में जाकर क्या बनना चाहता है या क्या बनता है, तो हमें उसके जीवन में बार बार उसका एक अवलोकन करना होगा। हमें यह समझना होगा कि वो किस दिशा में बढ़ रहा है। अरस्तू यह भी कहते हैं कि जब हम बार बार अवलोकन करते हैं और हम देखते हैं कि उसका अंतिम साध्य क्या है, तो बीच में आने वाली बाधाओं में हम थोड़ा सुधार भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यह जानते हैं बार बार अवलोकन करने के बाद कि मनुष्य अपने जीवन में खुशी चाहता है और उसे सबसे बड़ी खुशी, जैसा कि अरस्तू आगे कहेंगे, नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में मिलती है, तो उससे जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं हैं उसको पहले से तैयार किया जा सकता है। मसलन एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाई जा सकती है, मसलन उसके लिए परिवार की एक अलग से परिकल्पना की जा सकती है। तो जो अरस्तू की पूरी अध्ययन पद्धति है उसमें अवलोकन करने को और वस्तु की टेलियोलॉजी या उसके उद्देश्य को तलाशने को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और निश्चित रूप से हम यह पाते हैं कि अरस्तू अपने गुरु प्लेटो से अलग जाते हैं। जहाँ प्लेटो
ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में यथार्थ को मानते हैं, वहीं अरस्तु इसे वस्तु या व्यक्ति के भीतर मानते हैं। और उनका यह कहना है कि हर विषय को भी इसी तरीके से एक ट्रांसेंडेंटल होना चाहिए और यह अध्ययन करना चाहिए कि चीज़ें किस ओर आगे बढ़ रही हैं। तो प्लेटो से अलग अरस्तु अपनी एक अलग अध्ययन पद्धति या अपनी एक अलग दिशा को अपनाते हैं। इस संदर्भ में हमें अरस्तु के सद्गुण के विचार पर भी ध्यान देना होगा। फॉर्म के बारे में अरस्तु के इन विचारों का उनके राजनीतिक लेखन पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा। वे चाहते थे कि पॉलिटिक्स और निकोमाइकियन एथिक्स को एक साथ पढ़ा जाए, क्योंकि नीति शास्त्र और राजनीति का उद्देश्य एक ही है। पॉलिटिक्स जो उनकी सबसे प्रमुख रचना है वह आज भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, और निकोमाइकियन एथिक्स भी। और कई बार जैसे हम आज अरस्तु की चर्चा कर रहे हैं, तो अरस्तु की इस चर्चा में हम उनके एथिक्स से संबंधित विचारों को पहले समझेंगे, और तभी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से राजनीति से जुड़े उनके विचारों को समझ सकते हैं। तो निकोमाइकियन एथिक्स और पॉलिटिक्स अरस्तु की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से हैं, और इसके माध्यम से हम एथिक्स और पॉलिटिक्स, नीति शास्त्र और राजनीति के बारे में उनके विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो एथिक्स है अरस्तु के अनुसार, वह मानव जीवन के अर्थ, उद्देश्य या साध्य या टिलॉज, यानी कि उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अध्ययन करता है। लेकिन राजनीति का भी यही लक्ष्य है, अर्थात दोनों मनुष्यों की अच्छाई या शुभ से संबंधित हैं। अरस्तु एथिक्स को राजनीति विज्ञान की एक शाखा मानते हैं। एथिक्स में व्यक्ति के दृष्टिकोण से शुभ या गुड या अच्छे पर विचार किया जाता है, और राजनीति विज्ञान में संपूर्ण समुदाय के दृष्टिकोण से यह विचार किया जाता है। हमने ये देखा था कि प्लेटो भी एथिक्स की बात करते हैं, और सुकरात भी एथिक्स की बात करते हैं। प्लेटो यह कहते हैं कि जो एथिक्स या नीति शास्त्र है, वह व्यक्ति का जो एक उसकी भूमिका होती है समाज में, अगर वो उसको निभाता है तो वो नीति शास्त्र के अनुसार काम कर रहा होता है, और उस भूमिका का निर्धारण होता है शिक्षा के माध्यम से। और काफ़ी हद तक जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड या अनुभव से परे की जो दुनिया है, जिसके बारे में सिर्फ दार्शनिक राजा या उसके जैसे कुछ विद्वान लोग ही जान सकते हैं, उसके माध्यम से भी अन्य मामलों में नीति शास्त्र का निर्धारण होता है। यानी कि अगर व्यवहारिक स्तर पर जाएं तो जो दार्शनिक राजा होता है वह जो आर्टिजन क्लास होता है उसके लिए कुछ नियम बना सकता है, और वो नियम वो इसलिए भी उसकी मान्यता रहेगी क्योंकि वह दार्शनिक राजा ही है जो वास्तव में नीति शास्त्र या हकीकत को समझ सकता है। लेकिन जो अरस्तु की जो पूरी परिकल्पना है वो उससे अलग जाती है। अरस्तु की परिकल्पना तक जाने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम सुकरात की भी कर सकते हैं। सुकरात यह बोलते हैं कि जो नीति शास्त्र होता है उसकी तलाश वो उसे ज्ञान के रूप में वो उसे सद्गुण कहते हैं, और फिर वो उसे ज्ञान के रूप में कहते हैं कि सद्गुण जो है वो ज्ञान के रूप में ही होता है। और उसके लिए वो कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा के भीतर इस तरह का ज्ञान होता है, और वह उसे प्रश्न और उत्तर की लगातार पद्धति का लगातार अनुसरण करते हुए इसे हासिल कर सकता है। यानी उनका कहना ये है कि जो एथिक्स है और उसका जो बुनियाद है वो ज्ञान के रूप में है, और ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं लगातार किसी भी विषय पर प्रश्न और उत्तर के माध्यम से, और हम इस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अरस्तु इन दोनों से अलग जाते हैं। इन दोनों की तरह वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यूडेमोनिया या खुशी मनुष्य का साध्य है, लेकिन वो ये कहते हैं कि लोगों के भीतर तर्क बुद्धि की क्षमता होती है, और उनमें अपने विचार अभिव्यक्त करने की भी क्षमता होती है, और जब वे इसका पूरी तरीके से उपयोग करते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है। और अरस्तु यह मानते हैं कि जो वर्चू या सद्गुण होता है वह मनुष्यों का समुचित लक्ष्य है, और यह हम में से प्रत्येक के विकास का अभिन्न भाग है कि हम उस वर्चू या सद्गुण को हासिल करें, और इसे मनुष्यों के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए। और यहाँ पर उनका तात्पर्य है कि मनुष्यों के रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी के आधार पर। और अगर हम इसकी बात करें तो हम ये देखेंगे कि सुकरात रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी के आधार पर इस चीज़ को समझने की बजाय उस पर बहुत गहरा प्रश्न लगाते हैं, और प्लेटो उसे ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड या अनुभव से परे की दुनिया से निर्देशित करने की इच्छा रखते हैं। इसके विपरीत अरस्तु ये कहते हैं कि यदि हम किसी
सद्गुण को सीखना चाहते हैं तो उसे हम अपने आदत और प्रशिक्षण से भी सीख सकते हैं और वो उसे इसे मानवीय अर्थ में देखते हैं। और वो ये कहते हैं कि यदि हम सद्गुण को मानवीय ज़िंदगी से जुड़ा हुआ माने तो हम यह कह सकते हैं कि सद्गुण अतिवादी स्थिति से दूर होना है। यदि हम अतिवाद का शिकार हैं तो निश्चित रूप से हम सद्गुण को हासिल नहीं कर सकते हैं और इसकी बजाय वो कहते हैं कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो व्यक्ति है वो मध्यम मार्ग की तरफ आगे बढ़े। और वो यह कहते हैं कि जब हम साहस और डरपोक होने के जो साहसी होना है वो डरपोक होना नहीं है और वह गुस्से में काम करना भी नहीं है, बल्कि वह सोच विचार कर काम करने की स्थिति है जो कि डरपोक होने से भी अलग है और गुस्से में बिना सोचे समझे काम करने से भी अलग है। तो इस लिहाज से वो एक मध्यम मार्ग की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का कार्य यह है कि वो सद्गुण युक्त जीवन के बारे में आम लोगों की मान्यताओं को खारिज ना करे बल्कि उनमें संशोधन करे और उन्हें बेहतर बनाए। तो इस लिहाज से जो अरस्तु हैं वो जिस रूप में सद्गुण की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं वह सुकरात और प्लेटो से अलग है और उसमें मनुष्य की जो ज़िंदगी है उसकी जो आदतें हैं उसके माध्यम से उनमें सुधार करते हुए उसे एक सद्गुण का विकास करने का प्रयास किया गया है। और जो जिस बात पर जोर दिया गया है, जो बुनियादी चीज़ अरस्तु रेखांकित करते हैं वह यह है कि वह चरम स्थितियों, अतिवादी स्थितियों से बचने का नाम है और इसी रूप में वो सद्गुण को प्रस्तुत करते हैं। अरस्तु अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राजनीति से जुड़े हुए विविध आयामों की चर्चा करते हैं और मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी के रूप में प्रस्तुत करते हुए वह यह बताने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य एक सद्गुण युक्त जीवन कैसे जी सकता है और उसमें वो खुशी या आनंद कैसे हासिल कर सकता है। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स के विभिन्न अध्यायों में निम्न विषयों की चर्चा है। इसका एक अवलोकन करना हमारी समझ के लिए अच्छा होगा। हमें यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन पुस्तकों के अध्यायों को जनरली या आम तौर पर बुक की संज्ञा दे दी जाती है। बुक 1 में परिवार से नगर के बीच की चर्चा है, बुक 2, 7 और 8 में आदर्श संविधान की चर्चा है, बुक 3 और 4 में नागरिकता और संविधान की चर्चा है और इसके साथ ही इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र, पॉलिटी के अच्छे संविधान के रूप में प्रस्तुति इसके बारे में बताया गया है और बुक 5 और 6 में विकृत संविधानों के बारे में बताया गया है। हमें यह समझने की या याद रखने की आवश्यकता है कि इस बात को कि जो अरस्तु हैं वो मनुष्यों को एक राजनीतिक प्राणी मानते हैं, जून पॉलिटिकन। यानी इसका मतलब यह है कि पहले अर्थ में तो हम यह समझ कर रखें कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य समाज के भीतर ही रह सकता है, मनुष्य का अस्तित्व समाज के बाहर नहीं हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सज़ा देनी होती है तो प्राचीन काल से ही यह नियम है कि उस व्यक्ति को समुदाय से या समाज से अलग कर दो, जिससे कि जब वो अकेले रहेगा तो वो अपने स्वाभाविक रूप से अपने जीवन यापन नहीं कर पाएगा और एक तरीके से यह उसके लिए सज़ा होगी। और जब वो कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है तो इसका अर्थ बुनियादी रूप से यह है कि मनुष्य जो है वो अच्छे जीवन की कल्पना करता है, वह अपने लिए एक नए तरह की या अच्छे जीवन की कल्पना करता है, उसके पास बोलने की क्षमता है, वह इन चीज़ों को व्यक्त कर सकता है। और चूँकि वह एक सामाजिक प्राणी है इसलिए वह अपने अच्छे जीवन को समुदाय के भीतर ही हासिल कर सकता है। और इसी लिहाज से वो ये कहते हैं कि जो राजनीति है उसमें मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने लिए जो उनके अच्छे जीवन की संकल्पना है उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। कई बार इस संदर्भ में अन्य लोगों से टकराव भी होता है क्योंकि अच्छे जीवन के लिए जो संसाधन चाहिए वो कम होते हैं और बहुत सारे लोग उसमें दावेदार होते हैं। ऐसे में बातचीत करके संवाद करके एक तरह की व्यवस्था तैयार की जाती है जिसमें कि नागरिक अपने अच्छे जीवन के जो उनके लक्ष्य हैं उसको हासिल कर पाएँ। और अरस्तु ये बोलते हैं कि जब वह सबसे बड़े समुदाय, उनके समय का जो सबसे बड़ा समुदाय था नगर राज्य, जब वो उसमें भागीदारी करता है तब वह अपना सर्वोत्तम विकास कर पाता है।
तो वो मनुष्य की कल्पना एक नैतिक व्यक्ति के रूप में करते हैं और वो यह बोलते हैं कि जो मनुष्य होते हैं जब उनका जन्म होता है तो एक नैतिक बनने की संभावना के साथ होता है और उसके लिए अगर उन्हें सही सामाजिक स्थितियां उपलब्ध कराई जाएं तो वो अपना वास्तविक विकास कर सकते हैं एक नैतिक मनुष्य के रूप में। यानी उनकी जो टेलियोलॉजी है वह एक नैतिक और राजनीतिक ज्ञान से युक्त मनुष्य बनने की है और अगर उन्हें सही परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं तो वे इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य अच्छा जीवन जीना है, गुड लाइफ जीना है। इसका अर्थ एक नैतिक व्यक्ति के रूप में जीना है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए विचार विमर्श और विकल्पों की ज़रूरत होती है और उसके लिए समुदाय ही एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। और इसी संदर्भ में अरस्तु पॉलिस को या नगर राज्य को मनुष्य की प्राकृतिक संस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसे ही उनके पॉलिटिकल नेचुरलिज्म के विचार के रूप में जाना जाता है, यानी कि वह नगर राज्य में मनुष्य के स्वाभाविक या प्राकृतिक चरम विकास की संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं। अगर हम अरस्तु के विचारों को देखें तो वह मानते हैं कि जो मनुष्य जन्म लेता है उसका पूरा जीवन 3 स्तरों पर गुजरता है, परिवार, गांव और उसके बाद नगर राज्य। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी समझ लेना आवश्यक है कि हम हमेशा मनुष्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से अरस्तु का यहाँ पर मतलब पुरुष है। लेकिन चूँकि वर्तमान समय में हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं तो इस सावधानी के साथ कि जब अरस्तु मनुष्य कह रहे हैं तो उनका अर्थ पुरुष है, हम पूरे चर्चा को ध्यान में रखें। जो महत्वपूर्ण बात अरस्तु कहते हैं परिवार के बारे में, उसमें वह स्पष्ट करते हैं कि अमूमन परिवार में पति होता है जो पुरुष होता है, जो नागरिक का काम करता है, पत्नी होती है, उनके बच्चे होते हैं, दास होते हैं। और वह यह मान कर चलते हैं कि जो पत्नी होती है उसकी बौद्धिक क्षमता हमेशा ही अपने पति से कम होती है और इस लिहाज से जो पत्नी होती है उसका काम अपने पति की सेवा करना या ऐसी स्थितियां घर में बनाना है जिससे कि उसका पति घर से बाहर जाए और नागरिकता के कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाए। उसका काम बच्चों को सही शिक्षा देना भी है। परिवार में जो दास होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक तो प्राकृतिक दास होते हैं और दूसरे होते हैं जो युद्ध में बंदी बनाए जाने के बाद दास बनते हैं। और अरस्तु ये कहते हैं कि कई मामलों में जो प्राकृतिक दास होते हैं उनसे महिलाओं की स्थिति उच्चतर होती है और जो दास हैं उनके लिए उनके जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि वो अपने मालिक की सेवा करें और वो जब अपने मालिक की सेवा करते हैं तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि जो युद्ध में बंदी बनाए जाने के बाद दास बनते हैं, अगर वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं तो बाद में उन्हें स्वतंत्र नागरिक का दर्जा भी दिया जा सकता है। तो ये जो 2 पहलू अरस्तु के लेखन में यहाँ सामने आते हैं वो ये कि वो मनुष्यों के समूह में से ही आधी जनसंख्या यानी कि महिलाओं को नागरिकता से वंचित कर रहे हैं, उसे सिर्फ परिवार तक सीमित कर रहे हैं और दूसरी ये कि एक बड़े भाग को वो दास के रूप में रेखांकित कर रहे हैं। अरस्तु अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में बहुत स्पष्ट नहीं करते हैं कि लोग दास के रूप में कैसे चुने जाते हैं और क्या दास का बच्चा भी दास होगा या महिलाएं भी दास होंगी, पुरुष भी दास होंगे, क्या यह एक आनुवांशिक व्यवस्था है। इस बारे में अरस्तु बहुत स्पष्टता के साथ कुछ नहीं बोलते हैं और यहाँ पर हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि जब हम पहले चर्चा कर रहे थे पहली चर्चा तो वहाँ पर हम लोग यानी कि जब हम व्याख्या शास्त्र की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने मार्क्सवादी व्याख्या शास्त्र में यह कहा था कि कई बार जो राजनीतिक दार्शनिक होते हैं वो अपने समय की संस्थाओं को सही ठहराने का काम करते हैं और एक तरीके से जो एक वहाँ उदाहरण आया था वो अरस्तु का भी आया था जो कि अपने समय में जो दास व्यवस्था थी उसे सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो आधी जनसंख्या को तो पहले परिवार के भीतर सीमित करते हैं और फिर एक बड़ी जनसंख्या को दास के रूप में बना देते हैं। इसके बाद अरस्तु ये कहते हैं कि जो पुरुष होता है
जिसके लिए हम कई बार मनुष्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी जब हम बात करते हैं अरस्तू के विचारों की तो हम उसे सार्वभौमिक रूप से लागू करने की बात करते हैं, लेकिन सचेत रूप में हमें याद रखना है कि वो सिर्फ पुरुष की बात कर रहे हैं। तो ये जो पुरुष होता है वह घर के भीतर अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, इसलिए वह घर से बाहर जाता है। यहाँ उसकी मित्रता नए प्रकार के लोगों से होती है और वह उन लोगों से विभिन्न मसलों पर चर्चा करता है, लेकिन इस स्तर पर भी इसका पूर्ण विकास नहीं होता है और इसके बाद यह पोलिस या नगर राज्य के स्तर पर जाता है। और अरस्तू के अनुसार यह स्तर मनुष्यों की टेलियोलॉजी का सर्वोच्च स्तर है, यानी कि अरस्तू जो है वो यह मानते हैं कि अगर, जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, कि अगर हम मनुष्य को और मुख्य रूप से उनके अपने समय के लेखन के अनुसार पुरुष को स्वाभाविक रूप से विकास करने देते हैं तो वह जब नगर राज्य या पॉलिस के स्तर पर पहुंचता है तो वो अपना सर्वोच्च विकास करता है। अरस्तु मानते हैं कि पॉलिस या नगर राज्य राजनीतिक समुदाय का सर्वोच्च रूप है और यहाँ नागरिकों के बीच समानता का सिद्धांत काम करता है। इसे यह दर्जा इसलिए प्राप्त होता है कि यह सिर्फ नागरिकों की जीविका, सुरक्षा और सामाजिकता की ज़रूरत को ही पूरा नहीं करता है, बल्कि यह नागरिकों को नैतिक बनाता है। राज्य मनुष्य, जो कि अरस्तू के लिए सिर्फ पुरुष हैं, के लिए प्राकृतिक संस्था है, क्योंकि मनुष्य यहीं अपनी प्रकृति की पूर्णता प्राप्त करते हैं। अरस्तू पोलिस या नगर राज्य को अन्य संगठनों से नैतिक विकास की कसौटी पर अलग करते हैं, यानी कि जो दूसरे कई स्तर के समूह होते हैं उससे, उसमें और नगर राज्य में जो बुनियादी फ़र्क है अरस्तू के लिए वह यह है कि नगर राज्य में या पोलिस में व्यक्ति अपना नैतिक विकास कर सकते हैं, पुरुष अरस्तू के लिए हैं। और आमतौर पे जब हम समकालीन समय बात करते हैं तो हम व्यक्ति के संदर्भ में बात कर सकते हैं। नागरिकों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि नागरिक वे हैं जो शासन करते हैं और बदले में शासित होते हैं, और एक नागरिक के रूप में हर किसी को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होता है। यहाँ जो एक पूरी नागरिकता की संकल्पना अरस्तू प्रस्तुत कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय के एथेंस में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था मौजूद थी, तो वो काफ़ी हद तक अपनी समकालीन व्यवस्थाओं से भी प्रभावित हैं। अरस्तू का यह कहना है कि जब पुरुष या व्यक्ति नागरिकता के स्तर पर पहुंचते हैं तो एक नागरिक के रूप में सभी लोग समान होते हैं। तो पीछे वो जितने तरह की असमानताओं की बात करते आ रहे हैं वो सारी असमानताएं यहाँ खत्म हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। यहाँ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। निश्चित रूप से एक ही जेंडर के लोग हैं तो अरस्तू के लिए जेंडर के आधार पर भी कोई भेदभाव हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन सीमा यह है कि सिर्फ एक ही जेंडर के लोग हैं। लेकिन इन सभी लोगों को अपने विचारों को खुलकर रखने का अधिकार है, वो प्रत्येक मुद्दे पर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और अरस्तू जिस रूप में नागरिकता को परिभाषित करते हैं, यानी कि जो ऐसे लोग जो शासन करते हैं और बदले में शासित भी होते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब नागरिक एक समूह में रहते हैं, वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो अपने विचारों को व्यक्त करते समय कई बार वो लोगों को अपनी बातों को मानने के लिए तैयार कर लेते हैं। हम भी कई अपने रोज़ बरोज़ के अनुभव से कह सकते हैं कि अगर हमारे दोस्तों का कोई समूह है तो कई बार हमारी बातें हमारे दोस्त मान लेते हैं, और कई ऐसे मौके भी होते हैं जब हमें उनकी बातों को मानना पड़ता है। तो जब लोग हमारी बातों को मानते हैं तब हम शासन कर रहे होते हैं, और जब लोगों की बातों को हम, यानी कि एक व्यक्ति के रूप में मैं मान रहा होता हूँ, तो मैं उससे शासित हो रहा होता हूँ। और इसी रूप में वो नागरिकता को परिभाषित करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर राजतंत्र जैसी व्यवस्था भी हो तो वहाँ पर राजा के बजाय स्टेट्समैन का शासन होना चाहिए, क्योंकि राजा की स्थिति वैसी होती है जैसे कि परिवार में पुरुष मुखिया की, वहीं एक स्टेट्समैन राजनीतिक समुदाय में समानता की भावना कायम करता है, यानी वह लोगों के विचारों को सुनता है और उन विचारों को सुनने के आधार पर काम करता है। मार्था नुसबॉम यह कहती हैं कि अरस्तू मानते हैं कि नागरिकों को निर्णयों को इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वे किसी के निर्देश पर या बहुमत द्वारा सामने आते हैं। यह निर्णय स्वीकार करने की आवाज़ उनके भीतर से आनी चाहिए, तभी यह उनका नैतिक निर्णय होगा। यानी कि नागरिकता के स्तर पर संवाद इस तरह से होना चाहिए कि लोग वास्तव में अपनी नैतिक आवाज़ के रूप में किसी निर्णय को स्वीकार करें।
बजाय इसके कि उन्हें लगे कि और सारे लोग तो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो चूँकि बहुमत का ऐसा दबाव है इसलिए मैं ऐसे मान लूँ। मार्था नुसबॉम अरस्तू की व्याख्या करते हुए कहती हैं कि दरअसल अरस्तू इससे अलग सोचते हैं और वो मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो सर्वोच्च समुदाय है, नगर राज्य, उसके निर्णयों को उसी समय मानना चाहिए जब यह लगे कि असल में यह उसकी नैतिक आवाज़ या उसकी आंतरिक आवाज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए अरस्तू इस बात पर जोर देते हैं कि हर किसी को राजनीतिक विचार विमर्श की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। उन्हें मुख्य सभा या एक्लेसिया, ये तत्कालीन एथेंस की आम सभा का नाम था, उसमें उन्हें भाग लेना चाहिए और उसके साथ साथ कार्यपालिका का भी सदस्य होना चाहिए। इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि अरस्तू एक सक्रिय नागरिकता की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि लोग सक्रिय नागरिक के रूप में जो नगर राज्य का काम है उसमें भागीदारी करें, और इसमें मुख्य रूप से उनका जोर एक नैतिक व्यवस्था के निर्माण के साथ ही साथ इस बात पर है कि यह खुद नागरिकों के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है कि वो इस तरह की पूरी कार्रवाई में भाग लें। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, अरस्तू ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर 158 संविधानों का अध्ययन किया था और इन 158 संविधानों के अध्ययन के बाद वो विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करते हैं। लेकिन अरस्तू की इस वर्गीकरण को पढ़ते समय हमें यह बात याद रखने की आवश्यकता है कि प्लेटो ने भी रिपब्लिक में इस तरह का वर्गीकरण किया था और दरअसल अरस्तू उसी वर्गीकरण को यहाँ पर दोहराते हैं। प्लेटो की चर्चा में समय के अभाव के कारण हम इसका विस्तार से वर्णन नहीं कर पाए थे, लेकिन हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि जिस वर्गीकरण की हम आगे बात करेंगे उसमें प्लेटो और अरस्तू काफ़ी हद तक सहमत हैं। यानी कि हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, और ख़ुद अरस्तू भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्वीकार करते हैं कि वे इस वर्गीकरण को प्लेटो के वर्गीकरण के रूप में ही ले रहे हैं या उसका एक तरीके से दोहराव कर रहे हैं। लेकिन जो अरस्तू की खासियत है वो ये कि प्लेटो के विपरीत वो हर स्तर पर हर व्यवस्था में सकारात्मक पक्ष ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो प्लेटो हैं उनके लिए एक आदर्श राज्य है और उसके बाद वो उसमें लगातार होने वाली गिरावटों की ओर ज़्यादा संकेत करते हैं, और वो ये मान के चलते हैं कि जो आदर्श राज्य होता है उसके बाद कुछ हद तक पॉलिटी को स्वीकार किया जा सकता है, पर बाकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत स्वीकार करने लायक नहीं होती हैं। इसके विपरीत हम देखेंगे कि अरस्तू जो हैं वो विकृत संविधानों में भी कुछ गुण ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरस्तू यह कहते हैं कि जो एक संविधान होता है वह विचारात्मक और न्यायिक पदों अर्थात नागरिकों के अधिकारों के वितरण से संबंधित होता है, और संविधान के वर्गीकरण के लिए वो दो सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। पहला, विधायी या न्यायिक पद एक व्यक्ति के हाथ में है, कुछ लोगों के हाथ में है या बहुत से लोगों के हाथ में है, और दूसरा, क्या इन पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। वे इन तीन सिद्धांतों के आधार पर तीन अच्छे संविधानों और उनके तीन विकृत रूपों की चर्चा करते हैं। तो तीन सिद्धांतों से यहाँ मुख्य तात्पर्य यह है कि सबसे पहले संविधान की एक परिभाषा और किस तरीके से पदों का जो वितरण है वो पद कितने लोगों के हाथ में हैं और इन पदों को धारण करने वाले लोग किस तरीके से इनका उपयोग कर रहे हैं। और उनका यह कहना है कि इसमें जो अच्छे संविधान होते हैं वो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और पॉलिटी से संबंधित होते हैं, और जो विकृत संविधान होते हैं वो निरंकुश तंत्र, गुटतंत्र और लोकतंत्र से जुड़े होते हैं। वे इससे आगे बढ़ते हुए राजतंत्र, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र के कई रूपों का भी वर्णन करते हैं, और इसी बिंदु पर वो प्लेटो से अलग होते हैं। उनका यह कहना है कि जब राजतंत्र होता है उस समय एक व्यक्ति राजा होता है, उसके हाथों में सारी शक्ति केंद्रित होती है, लेकिन वह सभी लोगों की भलाई के लिए काम करता है, सबके हित में काम करता है। लेकिन वही राजा जब सिर्फ अपने हित की बात सोचने लगता है और अपनी सुरक्षा, अपने फ़ायदे के लिए काम करने लगता है, तो वो निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। उसी तरीके से जब कुछ पढ़े लिखे बुद्धिमान कुलीन लोग शासन करते हैं तो वो कुलीन तंत्र होता है, और इन लोगों के शासन का आधार होता है कि वो सबकी भलाई का काम करें। लेकिन जब यही लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं कि सिर्फ हमारा भला हो या हमारे परिवार का भला हो, तो वो गुटतंत्र में तब्दील हो जाता है।
उसी तरीके से वो पॉलिटी को रखते हैं जैसे जिसके बारे में उनका मानना है कि वो एक तरीके से एक आदर्श व्यवस्था है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यह आदर्श व्यवस्था उस समय विकृत व्यवस्था बन जाती है जबकि इसमें जो शासन है वो बहुमत के हित में होने लगता है, यानी कि जो बहुमत के लोग हैं वो अपने हित में शासन करने लगते हैं, तो वो लोकतंत्र का रूप ले लेता है। और कुलीन तंत्र वो पॉलिटी तब होता है जबकि जो शासन करने वाले लोग हैं वो बहुमत के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन वो चुनिंदा लोग होते हैं और उसमें कुछ पद जो होते हैं वो कुछ खास लोगों के लिए, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों के लिए आरक्षित होते हैं और ये सभी लोग सबकी भलाई के लिए काम करते हैं। तो इस लिहाज से जो पॉलिटी का विकृत रूप होता है वो लोकतंत्र होता है। लेकिन जो अरस्तू हैं वो ये कहते हैं, और यहाँ भी वो कुछ हद तक प्लेटो का अनुसरण ही करते हैं, कि लोकतंत्र की बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अगर हमें विकृत संविधानों में से किसी एक को चुनना हो तो उसमें हम लोकतंत्र को रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई होती है। और पॉलिटी के पक्ष में वो काफ़ी सारे तर्क देते हैं, जिसे मिश्रित संविधान के उनके सिद्धांत के रूप में भी माना जाता है। पहली बात तो यह है कि इसमें बहुत से लोगों के द्वारा सामान्य हित में शासन किया जाता है। कानून की संप्रभुता पर आधारित होती है पूरी व्यवस्था, जिसमें नागरिकों को मनमाना आदेश मानने के बजाय विचार विमर्श से निर्णय लेने के लिए अवसर दिया जाता है। प्लेटो की तरह वे भी कानून को इच्छा से अप्रभावित विवेक की संज्ञा देते हैं, यानी कि उनका यह कहना है कि जब कोई कानून बनता है तो वो कानून बनाने वाले लोग अपनी इच्छा को एक तरफ रख देते हैं और फिर वो विवेक से सोचते हैं कि अगर उन्हें सबके बारे में कोई कानून बनाना हो तो वो कैसा बनाएंगे, और इस रूप में जो कानून बनता है उसी के आधार पर पॉलिटी में शासन होती है। यहीं से अरस्तु का विजडम ऑफ मल्टीट्यूड या बहुतों की बुद्धिमत्ता या ज़्यादा लोगों की बुद्धिमत्ता का सिद्धांत सामने आता है। इसमें अरस्तु एक या कुछ लोगों द्वारा निर्णय के बजाय ज़्यादा लोगों द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लेने को अच्छा मानते हैं। इसे मिश्रित संविधान की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें गुटतंत्र और लोकतंत्र के सिद्धांतों को मिश्रित किया जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शासन में भागीदारी का मौका मिलता है, वहीं राज्य के कुछ निश्चित पदों तक कुछ लोगों की ही पहुँच होती है। और सामाजिक रूप में इसमें मध्य वर्ग का आकार बड़ा होता है। मध्य वर्ग का आकार बड़ा होना ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अरस्तु का जो पूरा क्रांति का सिद्धांत है उससे भी जुड़ा हुआ है। और अरस्तु यह मानते हैं कि जो क्रांति की स्थिति होती है वो तब सामने आती है जब किसी शासन व्यवस्था में परिवर्तन होता है। यानी कि उनके लिए क्रांति मार्क्सवादी अर्थ में क्रांति नहीं है, जहाँ पर मार्क्स एक आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं। अरस्तु ये मानते हैं कि जैसे ही शासन की एक पद्धति बदलकर दूसरी पद्धति की तरफ जाती है तो वो एक तरीके की क्रांति होती है। और अरस्तु क्रांति को बहुत आदर्श चीज़ नहीं मानते हैं, वो हमेशा ही अब इस बात का प्रयास करते हैं कि इसे रोका जाए, भले ही कोई भी व्यवस्था हो उसमें एक स्थिरता रहे। और स्थिरता के लिए वह ज़रूरी मानते हैं कि नागरिकों के बीच पदों के वितरण को लेकर असंतोष ना हो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो सभी नागरिक हैं उन्हें ये लगे कि उनकी भलाई में शासन किया जा रहा है, तो उनके हिसाब से, अरस्तु के हिसाब से पॉलिटी में यह विशेषता पाई जाती है। इसके अलावा जो क्रांति होती है, जो सत्ता का परिवर्तन होता है, उसका एक बड़ा कारण होता है कि लोगों के बीच में आर्थिक स्थिति को लेकर असंतोष रहता है। यानी कि कुछ लोग अगर बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हो जाते हैं तो गरीब लोग निश्चित रूप से सत्ता का परिवर्तन कर देते हैं, या अगर कुछ लोग बहुत सारे लोग अमीर हो जाएं तो वो भी गरीबों को फिर अपने लिहाज से दबाने और अपने पक्ष में शासन करने की कोशिश करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में पॉलिटी एक आदर्श शासन के रूप में सामने आती है। और अरस्तु मानते हैं कि इसका कारण यह है कि इसमें एक बड़ा मध्य वर्ग होता है और अमीर वर्ग खुद को शासक मानता है और गरीब वर्ग खुद को शासित। लेकिन मध्य वर्ग जो होता है वो आमतौर पर दोनों ही स्थितियों में रहता है। कई समय वो खुद को शासित ही मानता है और दूसरे कई समय पर वह खुद को शासक के रूप में भी प्रस्तुत करता है। अरस्तु ने यह कहा कि जो न्याय होता है उसको भी अच्छे तरीके से एक समाज में लागू किया जाना चाहिए और पॉलिटी जैसी व्यवस्था में इसे सही तरीके से लागू किया जा सकता है। अन्य व्यवस्थाओं में भी इसे लागू किया जा सकता है, पर उसमें इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि इसके क्रियान्वयन में थोड़ी विकृतियाँ आ जाएं।
वो मानते हैं कि जो न्याय है वो मुख्य रूप से दो तरीके से होता है। पहला वितरण न्याय होता है, जिसमें सम्मान और धन संपदा का वितरण होता है। इसमें सबको उसकी योग्यता के अनुसार इस तरह की चीज़ें दी जानी चाहिए, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ये बहुत ही एक बुनियादी और महत्वपूर्ण योगदान है अरस्तू का, जिसमें उन्होंने कहा कि समान लोगों के साथ हमेशा समान व्यवहार होना चाहिए। और दूसरे स्तर पर वो प्रतिवर्ती या परिशोधनात्मक या प्रतिकारात्मक न्याय की बात करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि व्यक्ति की योग्यता, अयोग्यता या उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि व्यक्तियों को सामान्य मानते हुए व्यक्ति के कृत्य के आधार पर उस पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, धोखाधड़ी करता है, तो ऐसे मामलों में उन्हें समान मानते हुए उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। उनकी पूरी उनका जो पूरा काम है उस पर विचार किया जाना चाहिए। तो इस लिहाज से अरस्तू जब अपने संविधानों का वर्गीकरण करते हैं और जिसमें वो प्लेटो से काफ़ी प्रभावित होते हैं, उसमें मुख्य रूप से वो प्लेटो से कुछ आगे भी जाते हैं। और प्लेटो से वो जहाँ आगे जाते हैं, वो मुख्य और बुनियादी बात यह है कि वो हर स्तर पर, यानी कि कोई भी स्थिति हो, उसमें कुछ बेहतर तलाश करने की कोशिश करते हैं। वह एक आदर्श स्थिति को मानकर बाकी सारी स्थितियों को निकृष्ट मानते हुए खारिज नहीं करते हैं, बल्कि उनकी यह कोशिश होती है कि अगर निरंकुश तंत्र भी है तो उसमें अगर कुछ अच्छी व्यवस्था बन सकती है तो उसे बनाने की कोशिश की जाए। और इसी तरीके से वो जो मिश्रित संविधान का अपना एक पूरा कॉन्सेप्ट देते हैं, उसमें वो असल में दो बुरी तरह के व्यवस्थाओं से एक अच्छी व्यवस्था निर्मित करने की बात करते हैं। और वे कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था के भीतर सामुदायिक जीवन गुजारते हुए मनुष्य अपने सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात शुभ जीवन की या गुड लाइफ की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन निश्चित रूप से अरस्तू के विचारों की कई सीमाएं भी हैं। थोड़े विस्तार से हम इनकी चर्चा कर सकते हैं। कुछ संकेत मैंने दिया जब हम परिवार के बारे में उनके विचार को देख रहे थे, तो जहाँ पर वो ये कहते हैं कि मनुष्यों की पूरी एक श्रेणी ऐसी होती है जिसके पास कम तर्क बुद्धि होती है। वो महिलाओं को कम तर्क बुद्धि वाला मानते हैं और वो एक प्राकृतिक दास की परिकल्पना देते हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है कि वो बहुत ही एक रूढ़िवादी किस्म के चिंतक हैं। और उसमें उसके आधार पर नारीवादियों ने भी इनकी काफ़ी तीखी आलोचना की है कि वो एक ऐसे सिद्धांतकार या ऐसे चिंतक के रूप में सामने नहीं आते हैं जो कि सबको समान माने। इस लिहाज से कुछ मामलों में ये प्लेटो से भी पीछे जाते हैं, क्योंकि प्लेटो कम से कम महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देते हैं। हाँ, प्लेटो बाद में जाकर काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं जब वो पत्नियों के साम्यवाद की बात करते हैं, और वहाँ पर वो पत्नियों को एक वस्तु या महिलाओं को एक वस्तु के रूप में तब्दील कर देते हैं। लेकिन अरस्तू बुनियादी स्तर पर ही यह मान लेते हैं कि स्त्रियों में कम क्षमता होती है। और बहुत सारे पहलुओं में अगर हम आज के लिहाज से उसको पढ़ें तो जैसे कि मैंने शुरू में संकेत दिया, बहुत स्पष्टता नहीं मिलती है। वह दास के बारे में कुछ विचार रखते हैं, लेकिन बहुत विस्तार से नहीं बताते हैं कि आखिर यह पूरी व्यवस्था कैसे संचालित होगी। और वो सिर्फ यह कहते हैं कि कुछ दास होते हैं जो प्राकृतिक रूप से दास होते हैं, पर प्राकृतिक रूप से दासों को चुनने की कसौटी क्या होगी, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। और भी इसी से जुड़े कई पहलू हैं, यानी कि अगली पीढ़ी का दास कहाँ से चुना जाएगा, दास के बच्चे किस तरीके से स्वतंत्र नागरिक बनेंगे, दासों के लिए परिवार की व्यवस्था कैसी होगी, जब वो अपने मालिक के यहाँ रहेंगे तो फिर उनके यहाँ कौन रहेगा। तो ऐसे कई सारे आयाम हैं, और ये दूसरे पहलुओं के बारे में भी कहा जा सकता है जहाँ बहुत स्पष्टता से जवाब नहीं मिलता है। और शायद इसका कारण यह है कि हर लेखक अपने समय के हिसाब से लिखता है, और शायद क्योंकि उस समय यह व्यवस्था मौजूद होगी, इसलिए अरस्तू इन सारे पहलुओं के बारे में बहुत स्पष्टता से बात नहीं रखते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि वो अरस्तू पॉलिटी को एक आदर्श व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि वो भी मानते हैं कि अगर अच्छा राजा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा राजा वाली जो व्यवस्था है वो तकरीबन नामुमकिन है, तो वो पॉलिटी की तरफ जाते हैं। लेकिन उसमें कमी यह है कि और ये कमी प्लेटो और एरिस्टोटल को दो दिशाओं की ओर ले जाती है। यानी जहाँ प्लेटो यह कहते हैं कि एक खास तरह की व्यवस्था ही सबसे उत्तम है,
और उसके नीचे वाली व्यवस्था का चुनाव करने के लिए फिर उनको लॉज़ की एक पूरी अवधारणा देनी पड़ती है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से दूसरा सबसे अच्छा राज्य हो सकता है। लेकिन अरस्तू के साथ ये है कि ये हर तरह की व्यवस्था में कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं और उसको एक तरह की स्थिरता देने का प्रयास करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इसी व्यवस्था में बहुत सारी खूबियों को देखा जाए, एक तरह की स्थिरता लाने का प्रयास किया जाए। तो ये भी एक सीमा के रूप में सामने आता है। और जो अरस्तू हैं, अगर हम इनके समकालीन दौर में प्रासंगिकता की बात करें और निष्कर्ष के रूप में अगर हम कुछ बिंदुओं को रेखांकित करना चाहें, तो हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो अरस्तू का एक दीर्घकालिक योगदान रहा है, वो ये है कि नागरिक के रूप में सार्वजनिक जीवन में व्यक्तियों की कैसी भूमिका होनी चाहिए। और जब हम इस पे बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उनकी इस कमी को मान लेना चाहिए, उनकी इस कमी को स्वीकार कर लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है कि वो आधी से ज़्यादा जनसंख्या को नागरिकता से बाहर रखते हैं। लेकिन इसके बाद वो जिस तरीके से नागरिकों को बोलने का अधिकार, उनके बीच में समानता होने, उनके बीच में लगातार संवाद होने, उनके सक्रिय रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की तरफदारी करते हैं, वह आधुनिक समय में बहुत सारे विचारकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बहुत सारे विचारकों ने उनके इस विचार को भी अपनाया है। मिसाल के तौर पे जो समुदायवादी हैं, वो यह मानते हैं कि अरस्तू ने इस बात को रेखांकित किया है कि व्यक्ति अपने लिए सुख जीवन की अवधारणा समुदाय के भीतर ही पा सकता है। तो हम दो स्तरों पर मैं इन चीज़ों को रेखांकित करना चाहता हूँ। एक तो पिछले 20, 25, 30 सालों में जिस तरीके से लोकतंत्र के प्रति एक उदासीनता पश्चिमी देशों में आई, उससे उनके भीतर एक तरह की चिंता पनपी, और ये चिंता इसलिए थी क्योंकि लोगों ने वोट देने को ही अपना लोकतांत्रिक अधिकार मान लिया और यह लगने लगा कि पूरा लोकतंत्र वोट देने के कर्मकांड तक सीमित रह गया है। ऐसे में अरस्तू के विचारों से प्रभावित होकर बहुत तरह के विचार सामने आए, जिसमें नागरिकों को अलग अलग तरह की गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया गया और इस बात पर बल दिया गया कि अगर उन्हें हम नागरिकता से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ते हैं तो हम एक बेहतर लोकतंत्र का या एक जीवंत लोकतंत्र का निर्माण कर पाएंगे। और दूसरे स्तर पे जो मैंने कहा कि सैद्धांतिक स्तर पर समुदायवाद की परिकल्पना करने वाले कई सिद्धांतकारों ने भी अरस्तू के विचारों का सहारा लिया है। तो इस लिहाज से अरस्तू काफ़ी प्रासंगिक बने हुए हैं, क्योंकि हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही दिशा देने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें, और इसके लिए यह आवश्यक है कि वो उन्हें सक्रिय नागरिक बनने की शिक्षा दी जाए या उन्हें सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का मौका दिया जाए। और इस लिहाज से अरस्तू समकालीन समय में काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रभावी चिंतक के रूप में सामने आते हैं। अगर हम अरस्तू के बाद के अपने चिंतन की रूपरेखा की बात करें तो हम मध्य युग के दो चिंतकों की बात करेंगे, ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास, और उसके बाद हम मैकियावेली की से आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अरस्तू के से संबंधित अपनी चर्चा को ख़त्म करने से पहले मैं बहुत ही संक्षेप में यह बताना चाहता हूँ कि हमने जिन चार धाराओं की बात की उसमें किस तरीके के तर्क सामने आते हैं। हमने सोफिस्टों के बारे में बात की, हमने सुकरात के बारे में बात की, हमने प्लेटो के बारे में बात की, और अभी हम अरस्तू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो सोफिस्टों से अलग जो सुकरात हैं, प्लेटो हैं और अरस्तू हैं, वो सभी मनुष्य को बुनियादी रूप से, प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी मानते हैं, और यह मानते हैं कि वह एक प्राकृतिक संस्था, समाज और राज्य के भीतर ही अपना जीवन गुजार सकता है और अपने अच्छे जीवन की प्राप्ति कर सकता है। और इसके बाद हमने यह भी देखा, और हमें यह याद रखने की ज़रूरत भी है कि जो ये प्राचीन चिंतक हैं, ख़ास तौर पे सोफिस्ट तो एक अलग धारा के रूप में मौजूद हैं ही, लेकिन सुकरात, प्लेटो और अरस्तू, इनके बीच में काफ़ी अंतर है।
एक बुनियादी समझ ये है कि समाज के भीतर ही और समुदाय के भीतर ही मनुष्य स्वाभाविक रूप से रहता है। लेकिन इसके अलावा ये सभी यूडेमिया के एक बुनियादी सिद्धांत को मानते हैं, पर इसकी व्याख्या इन लोगों ने अलग-अलग तरीके से की और इसके साथ ही इन्होंने वर्च्यू को अलग-अलग तरीके से समझा, जिसके बारे में हमने इनकी जब अलग-अलग व्याख्या की या जब हमने इनके बारे में चर्चा की तो विस्तार से बताया था। मिसाल के तौर पर जहाँ पर सुकरात ये कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा के भीतर कॉन्सेप्ट या अवधारणा के बीच में ज्ञान निहित होता है और लगातार प्रश्न उत्तर के माध्यम से वह इस ज्ञान को समझ सकता है और वह यह तय कर सकता है कि उसके लिए सही रास्ता, सही चीज़ या सद्गुण क्या है। और निश्चित रूप से उसे विभिन्न सद्गुणों के एक समायोजन के रूप में वो देखते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक सद्गुण पर जोर नहीं देते हैं। प्लेटो जो हैं वह यह मानते हैं कि जो ज्ञान है वह ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में है और उसी को हासिल करने के बाद लोग एक सही दिशा में जा सकते हैं, अपने कर्तव्यों को या अपने नीति शास्त्र को समझ सकते हैं और एक बेहतर समाज की स्थापना की जा सकती है। जो अरस्तु हैं वो इन दोनों से अलग जाते हैं और वो यह बोलते हैं कि असल में हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो दुनिया हमारे सामने है, जो समाज हमारे सामने है, वहाँ पर लोग किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं और उसके बार बार अवलोकन के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सही सद्गुण क्या है, उनका टीलोस या उनका अंतिम लक्ष्य क्या है और उसके आधार पर हम एक सही या बेहतर व्यवस्था के निर्माण की ओर आगे बढ़ सकते हैं या हम मनुष्यों के शुभ जीवन के लिए एक आधार तैयार कर सकते हैं। मैं जो चीज़ रेखांकित करना चाहता हूँ वो ये कि प्राचीन ग्रीक दर्शन में काफ़ी भिन्नताएं हैं और जब भी हम प्राचीन ग्रीक दर्शन की बात करते हैं तो हमें कभी भी इसे एक धारा के रूप में नहीं समझना चाहिए, हमें हमेशा ही इनके भिन्नताओं पर गौर करना चाहिए और ये भिन्नताएं काफ़ी स्पष्ट हैं और जब तक हम इन भिन्नताओं को नहीं समझेंगे तब तक हम इन अलग अलग चिंतकों की जो सोचने या तर्कों को प्रस्तुत करने का जो तरीका है और ये जो उनके जो मुख्य तर्क हैं उनको हम नहीं समझ पाएंगे। और ये सारे चिंतक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम मध्यकालीन या आधुनिक चिंतन की बात करेंगे तब भी बार बार हम देखेंगे कि कुछ ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिन पे कि इन चिंतकों के विचारों का प्रभाव मध्यकालीन या आधुनिक चिंतकों पर भी पड़ा है। और आगे जैसे हम ऑगस्टाइन की बात करेंगे या सेंट थॉमस एक्विनास की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इनमें से ऑगस्टाइन जहाँ नौ प्लेटोवाद से प्रभावित थे, वहीं एक्विनास के चिंतन पर काफ़ी हद तक अरस्तु के लेखन का प्रभाव पड़ा और यह जो एक सिलसिला है इसे हम लगातार आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो इस लिहाज से ये सभी चिंतक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूँगा कि आप इनके बारे में एक साफ समझ रखें, इनकी समानताओं के बारे में, इनके अंतरों के बारे में और इनके विचारों के जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें पश्चिमी राजनीतिक दर्शन के आगे के जो हम चिंतक पढ़ने वाले हैं उनको समझने में और उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में काफ़ी आसानी होगी। मैं अभी इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा। अगली चर्चा में हम सेंट ऑगस्टाइन के विचारों की चर्चा करेंगे, उसके विचारों के बारे में आलोचनात्मक तरीके से बातचीत रखेंगे। नमस्कार।